हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि आने वाले एग्जाम के लिए हमारे क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी सीरीज में यहाँ पर हम आपके सामने लेटेस्ट दिसंबर 2023 के जो क्वेश्चन है वो आपको दिखाने जा रहे हैं। शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन पेपर है। यूजीसी नेट के आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके का एग्जाम में पैटर्न आता है और किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पेपर 1 में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर है 11 दिसंबर 2023 का, शिफ्ट 1 का। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही एक बारी क्लियर कर दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो सबको क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चंस के साथ में। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 11 दिसंबर 2023 शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले गाइस आती है बात डीआई की। हमारे सामने सबसे पहले जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में इस समय सबसे पहले क्या दिया जाता है, डीआई का क्वेश्चन दिया जाता है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक डीआई का क्वेश्चन है। एक मिनट जरा मैं देख लेती हूँ प्रॉपर आप लोगों को स्क्रीन पे विजन आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि सबको विजन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब सबको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा आई होप। यहाँ पे क्या दिया गया है, ये टेबल दी गई है। एक टेबल दी गई है कि विदेशी निवेश का राज्यवार विवरण दिया गया है, यानी स्टेट वाइज डिटेल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट दिया गया है। दूसरे टेबल में दिया गया है कि इन्वेस्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, यानी यहाँ स्टेट दिया गया है। मान लीजिए राजस्थान दिया गया है, राजस्थान में टोटल इन्वेस्टमेंट है 3120 करोड़ रुपए में। तो 3120 करोड़ रुपया। अब वहां पे 3120 रुपए अलॉट किए गए हैं राजस्थान को, जिसमें से उसने डिफेंस में अगर हम बात करें तो डिफेंस में 25.6%, टेलीकॉम में 13.5%, यानी कि इसी का ही परसेंटेज निकालना है आपको दूसरे वाले ये जो टेबल है इसमें से। स्टेट में से आपको इन्वेस्टमेंट को किस तरीके डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो आपको जानना है। और याद रखिए, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिना डीआई के बिल्कुल भूल जाइए कि आप जेआरएफ ले सकते हो। अगर आपको जेआरएफ क्रैक करना है और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं तो डीआई आपको आनी बहुत जरूरी है। नहीं आती है कोई बात नहीं, लेकिन वहां पर हम आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, गुजरात की बात हो रही है। गुजरात कहाँ है हमारा, ये रहा। ठीक है, गुजरात में रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश गुजरात में टोटल कितना है, 3940। में विदेशी रक्षा क्षेत्र कहाँ है हमारा, ये सबसे नीचे 25.6%। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश कहाँ है हमारा, ये रहा, यानी 3507 में निर्माण और बीमा क्षेत्र दोनों को मिलाकर विदेशी निवेश में कितना अंतर है। दो क्वेश्चन है, एक में आपको क्या करना है, यहाँ पर किसकी बात की गई है, गुजरात की। तो गुजरात में आप टोटल आप समझ रहे हो कितना है, 3940 का। इसका कितना परसेंटेज निकालना है, क्योंकि हमें डिफेंस के बारे में पता करना है, तो 25.6% निकाल लीजिए। सेम ऐसे ही एमपी के बारे में पूछा गया है, यानी कि मध्य प्रदेश के बारे में कहा है इन्होंने, निर्माण और बीमा दोनों को मिला करके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मध्य प्रदेश का टोटल है 3560 करोड़ रुपए में, इनटू क्या करेंगे, निर्माण और बीमा क्षेत्र। निर्माण में कितना है, 14.4%, प्लस यहाँ पर इन दोनों को आप चाहो तो जोड़ भी सकते हो, 14.4% और आपका बीमा क्षेत्र में कितना है, 18.5%। ठीक है, तो आप इन दोनों को टोटल करोगे तो टोटल परसेंटेज आ जाएगा। तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अदरवाइज पहले आपको 3560 का 14.4% निकालना पड़ेगा, फिर 18.5 निकालना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, आप दोनों को जोड़ लीजिए, क्योंकि हमारे पास डिजिट सेम है, इसलिए आप डायरेक्टली भी परसेंटेज निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखिए। जैसा कि आपको कहा गया 3940 जो कि आपके गुजरात क्षेत्र का है। गुजरात कहाँ है, ये रहा, गुजरात का निकाला 3940 का क्या चीज, रक्षा क्षेत्र।
टोटल निकाला कितना हुआ 1008.64 करोड़ रुपए। सेम ऐसे ही मध्य प्रदेश कहाँ है, मध्य प्रदेश ये रहा। मध्य प्रदेश में टोटल कितना है 3560। 3560 में हमने बीमा और निर्माण को जोड़ दिया तो टोटल हमारा अगर हम जोड़ेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया तो टोटल बना 32.9%। ये शॉर्टकट मेथड है, इन दोनों को जोड़ दिया गया, निर्माण को और बीमा क्षेत्र को। उसके बाद 3560 का 32.9% यानी 32.9% निकाला, कितना हुआ 1171.24। क्या कहा गया है, इन्होंने कहा अंतर बताने के लिए यानी इन दोनों डिजिट को आपस में माइनस करना है। माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 162.6 यानी ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं करना है, सिर्फ टोटल में से टोटल जो संख्या दी गई है उसमें से परसेंटेज निकालना है। यानी यहाँ पर सबके अलग अलग टोटल हैं, आपको सिर्फ नीचे के जो परसेंटेज है या इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ सेम दी गई है, तो इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब बहुत इजी क्वेश्चन है और क्या है कि सभी सातों राज्यों को मिला के यानी आप 3120, 3560, 3940, 1380, 1460, 1660, 3880 इन सबको टोटल कर लीजिए। इन सब का टोटल कर लीजिए को मिलाकर अन्य क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र कहाँ है हमारा, ये रहा। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैम ये अन्य क्षेत्र कहाँ पे लिखा है, अदर सेक्टर कहाँ लिखा है, तो अदर सेक्टर ये नीचे लिखा है। इनका टोटल करने के बाद में आपको सिर्फ 19.5% निकाल लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ इन्होंने टोटल पूछा है, इन सबको जोड़ लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट यानी जोड़ लीजिए, सातों जो स्टेट हैं जोड़ने के बाद जो भी टोटल होगा उसका 19.5%, क्योंकि हमें अदर्स के बारे में पूछा गया है, अदर्स पे हम टोटल करेंगे 19.5%, तो हमारा कितना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए, जैसा कि आपको बोला है कि टोटल करेंगे तो होगा 19,000 करोड़ रुपए। अब यही चीज है, अगर आप फास्ट कैलकुलेशन करेंगे यानी डेली बेसिस पे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन फास्ट कर पाएंगे। टोटल हुआ 19,000। 19,000 का अन्य क्षेत्र से निकालना है 19.5%, निकाल लिया हमने। कितना हुआ 3,705 करोड़, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। टोटल पूछा है सिर्फ कि कितना विदेशी निवेश किया गया है सभी राज्यों को मिलाकर अन्य यानी अदर सेक्टर्स में, तो सही आंसर है 3,705 रुपए। क्वेश्चन नंबर 3, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश कहाँ है आपका, ये रहा। आंध्र प्रदेश में भेषज यानी कि फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में किया गया विदेशी निवेश। आंध्र प्रदेश कहाँ है, आंध्र प्रदेश का टोटल है हमारा 1460। 1460 का भेषज यानी कि फार्मास्यूटिकल में 8.5% का इन्वेस्टमेंट है, इनका परसेंटेज निकाल लीजिए। फिर इन्होंने कहा दिल्ली में यानी कि दिल्ली में दूर संचार क्षेत्र। अब दिल्ली का कितना है, दिल्ली का है 1660। अब हम क्या करेंगे 1660 लिखेंगे, क्या करेंगे दूर संचार क्षेत्र यानी कि टेलीकॉम में निकालना है 13.5%। इन दोनों को आप निकाल लीजिए। निकालने के बाद इन्होंने कहा है कि दिल्ली में दूरसंचार क्षेत्र में किए गए विदेशी निवेश से लगभग कितना प्रतिशत कम है। यानी आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट किया गया फार्मास्यूटिकल में, दिल्ली में जो इन्वेस्टमेंट किया गया उससे कितना कम है। इन दोनों का टोटल निकाल लीजिए। फिर क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। हम लोग करते हैं ना कि किसी चीज में बढ़ोतरी का या कमी का कैसे पता लगाते हैं, डिफरेंस से पता लगाते हैं, है ना, डिफरेंस से पता लगाते हैं। जैसे कि हम लोग अगर जानना चाहते हैं कि किसी चीज में वृद्धि हुई है या किसी चीज में कमी हुई है, उसके लिए जो पहले का साल है या पहले का निवेश है और जो अभी का निवेश है या पहला साल या अभी का साल, आपस में उन दोनों को माइनस करेंगे, डिफरेंस यानी अंतर देखेंगे। तो सेम चीज यहाँ की गई है। आंध्र प्रदेश में फार्मास्यूटिकल पे 124.1 करोड़ रुपए, वहीं दिल्ली में 224.1 करोड़ विदेशी निवेश किया गया। इन दोनों का डिफरेंस जानने के लिए इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। किससे निकालेंगे, दिल्ली से, क्योंकि इन्होंने कहा है दिल्ली से
जो निवेश किया गया है कितना कम है, तो हम दिल्ली को लिख देंगे नीचे, इंटू कर देंगे 100। जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज का सीधा मतलब होता है कि हमें 100 से यहाँ पे इसको जो है मल्टीपल करना है। तो सही आंसर क्या होगा, 44.6 होगा, क्योंकि यहाँ लगभग की बात करी गई है और जब लगभग में पूछा जाता है तो 44.62 को अप्रोक्सीमेट हम यहाँ पे 44.6 लिख सकते हैं। कुछ नहीं, इन दोनों को निकालने के बाद परसेंटेज आपको सिर्फ माइनस करना है, यानी डिफरेंस लिखना है। हमें किससे कमी पता करनी है, दिल्ली से पता करनी है, तो दिल्ली का जो टोटल है वो नीचे लिखेंगे, ऊपर डिफरेंस को लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो हरियाणा में निर्माण क्षेत्र, हरियाणा कहाँ है हमारा, हरियाणा रहा ये 3880 हरियाणा। हरियाणा में निर्माण क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र कहाँ है हमारा, कंस्ट्रक्शन, यानी 3880 का 14.4% की तुलना में राजस्थान के बीमा क्षेत्र में, राजस्थान कहाँ है भाई हमारा, राजस्थान है हमारा सबसे ऊपर, यानी 3120, 3120, ठीक है। इसमें बीमा क्षेत्र में, इसका बीमा क्षेत्र में कितना है, 18.5%, ठीक है। अब इसका टोटल निकाल लीजिए, इसका टोटल निकाल लीजिए। अब इन्होंने कहा कि बीमा क्षेत्र में किया गया विदेशी निवेश लगभग कितना प्रतिशत है। हरियाणा में निर्माण क्षेत्र में विदेशी निवेश की तुलना में राजस्थान के बीमा क्षेत्र में किया गया विदेशी निवेश लगभग कितना प्रतिशत है। टोटल करेंगे, हरियाणा का निकलेगा 558 के करीब, और वहीं अगर राजस्थान के बीमा क्षेत्र की बात करेंगे 577। किससे पूछा गया है कि हरियाणा में निर्माण क्षेत्र में विदेश की तुलना में, यानी तुलना किससे की गई, हरियाणा से, इसलिए हरियाणा को लिखेंगे नीचे, यानी हरियाणा का जो टोटल है वो आ जाएगा नीचे। और किसके बारे में बात की गई, राजस्थान, यानी राजस्थान का बीमा क्षेत्र हरियाणा के बीमा क्षेत्र से कितने प्रतिशत अधिक है या कम है, क्या है, इंटू 100 करेंगे तो हमारा परसेंटेज होगा 103, क्योंकि नेचुरल सी बात है वो ज्यादा है, ये 558 है, वो 577 है, 103% ज्यादा है, 103% ज्यादा है। और याद रखिए, कभी भी आपको कंफ्यूजन हो कि कौन सी संख्या हम ऊपर लिखे, कौन सी संख्या नीचे लिखे, तो जो भी ज्यादा संख्या होती है, जो भी बड़ी संख्या होती है, वो जनरली 99% नीचे आती है। तो इन दोनों में आप लोग गैस कर लो कि कौन सी संख्या बड़ी लग रही है, 558 या 577, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से आपको यहाँ पे निकालना है, बट यहाँ पे आपसे पूछा गया है तुलना करने के लिए कि किससे तुलना करनी है, हरियाणा की, तो इस वजह से यहाँ पे हरियाणा का टोटल नीचे आएगा। अदरवाइज जनरली क्या होता है, 99% जो बड़ी संख्या होती है वो नीचे लिखी जाती है, जब वहां से क्या निकाला जाता है, हमें कमी या वृद्धि पूछी जाती है, ठीक है, कमी या वृद्धि पूछी जाती है। बट यहाँ तुलना करी गई है, इस वजह से यहाँ पे हरियाणा वाली जो टोटल है उसको नीचे लिख करके, छोटी संख्या है उसको नीचे लिखेंगे, इंटू 100 डिवाइड करेंगे, ठीक है, आंसर 103। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कहा गया है कि किन राज्य युग्मों में रक्षा क्षेत्र में किया गया विदेशी निवेश अनुपात 52 और 23 है, यानी रक्षा क्षेत्र की बात करी गई है कि ऐसे कितने स्टेट हैं यहाँ पे जिनका कि अगर हम रक्षा क्षेत्र की बात करें 25.6%, यानी उस स्टेट का 25.6% का जो रेशियो है, दो ऐसे स्टेट हैं जिनका रेशियो जो हमारा आएगा 50-23 आएगा। आपको निकालना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है कि सभी को कैलकुलेट नहीं करना है। कुछ बच्चे दिल्ली कैलकुलेट करते हैं, जबकि दिल्ली का ऑप्शन ही नहीं होता यहाँ पे, है ना। आपको सिर्फ वो चीज कैलकुलेट करनी है जो चीज यहाँ पे हो। तमिल, ये गुजरात देखो नहीं है यहाँ पे, गुजरात को कैलकुलेट नहीं करना है। राजस्थान, राजस्थान है यहाँ पे, मध्य प्रदेश है, उसके अलावा तमिलनाडु भी है यहाँ पे, आंध्र प्रदेश है यहाँ पे, और हरियाणा। 1 2 3 और 4 5, पांच स्टेट को केवल आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट का मतलब है, मान लीजिए राजस्थान है तो 3120 का 25.6%, सेम ऐसे ही मध्य प्रदेश इसमें है तो 3560 का, देखिए 25.6%। और यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना है कि किसका ऐसा टोटल है जो कि हमारा रेशियो बना रहा है 50-23 का। चलिए, ज्यादा यहाँ पर दिमाग नहीं खर्च करेंगे,
सीधे दिखाएंगे आंसर। राजस्थान में रक्षा क्षेत्र है 798.72, वहीं तमिलनाडु में रक्षा क्षेत्र है 25.6, जैसा कि आपको रक्षा क्षेत्र डिफेंस की बात की गई। 353.28, इन दोनों का जो रेशियो निकलेगा 50:23 निकलेगा। दो स्टेट का ही निकालना है और सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। विदाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना प्रैक्टिस के भी बिना करे करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये पीडीएफ मैं वेबसाइट पर अपलोड करूंगी, वहां पर आप हमारी वेबसाइट इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी पर जाएंगे और वहां से आप इसको डाउनलोड करेंगे पीडीएफ को। लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक कोई भी ये सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ है कि उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में भूमंडलीय ऊष्मन के कारण हिमनद पिघल रहे हैं, इसलिए उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में हिमनद स्वयं ही पिघल रहे होंगे। मतलब कोई भी अभी तक इस चीज को प्रूव नहीं कर पाया है कि ग्लेशियर है जो आर्कटिक में, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो खुद ही पिघल रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो कौन सा तर्क दोष होगा? सही आंसर है अपील टू इग्नोरेंस, क्योंकि हमें जब पता ही नहीं है, हम सिद्ध ही नहीं कर पाए हैं उसको, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपील टू इग्नोरेंस यानी अनभिज्ञता। अनभिज्ञता क्या होती है कि कोई प्रस्ताव तर्क सत्य है, क्योंकि उसे अभी तक हमने गलत सिद्ध नहीं किया है, कोई भी उसको सक्षम नहीं है गलत करने में, अथवा कोई प्रस्ताव तथ्य गलत है क्योंकि उसे अभी तक हमने सत्य सिद्ध नहीं किया है, कोई सक्षम ही नहीं हुआ है। तो वहां पर जब हमें कोई चीज पता ही नहीं है कि वो चीज सही है कि गलत है, हो भी सकता है सही, नहीं भी हो सकता है सही, तो वहां पे हम क्या करेंगे, अनभिज्ञता का फैलेसी जो है, अपील टू इग्नोरेंस, वहां पे अप्लाई करेंगे। कोई सक्षम नहीं है, इसका मतलब है कि वहां पर अभी तक कोई प्रूफ नहीं कर पाया है कि वो चीज सही है या गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस जल्दी से इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन है आप सभी के सामने। 1618 44 98 208 430, क्या आएगा क्वेश्चन यहाँ मार्क में? कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, कितने कितने का डिफरेंस है। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, पहले में 5 का डिफरेंस है, फिर 12 का, 26 का, 54 का, 110, 222, 446, यानी हमारा यहाँ पर क्या होता जा रहा है, 5 × 2 + 2, क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, 12 × 2 + 2, कितना हुआ, 26। सेम चीज है, 12, 26, 54, सेम चीज ये आगे बढ़ती जाएगी। और जब बढ़ती जाएगी तो आंसर क्या होएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन नंबर बी, 876। बाकी आपकी भी कोई ट्रिक है तो वो आप यहाँ पर बता सकते हो कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है अगर आप सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करें। फिर एक क्वेश्चन है कि किसने भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को कार्यान्वित करने का विरोध किया था? Who among the following opposed the implementation of Western system of education in India? किसने विरोध किया कि नहीं भाई, हम वेस्टर्न सिस्टम को नहीं लगाएंगे यहाँ पे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने भारत में पाश्चात्य यानी वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को कार्यान्वित करने का विरोध किया। उन्होंने भारत के थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य और एक राष्ट्रवादी के रूप में भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता की वकालत की और भारत में प्राच्य शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद देने के साथ साथ पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का विरोध किया। किसने? एनी बेसेंट ने। फिर एक क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब आपके सिलेबस में किसके बारे में पूछा जा रहा है, क्वांटम के बारे में। क्वांटम जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं उसके बारे में। तो आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग अपने सिलेबस में इस चीज को भी अपडेट कर दें कि अब क्वांटम से जुड़ा हुआ, क्वांटम कंप्यूटर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में कौन सी चीज सही है,
इसमें क्वांटम भौतिकी के सिद्धांत अनुप्रयुक्त होते हैं। क्यूबिट्स का प्रयोग सूचना इकाई के रूप में किया जाता है। क्वांटम कंप्यूटर मानव प्रयोक्ताओं के लिए घातक विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 कि इसमें क्वांटम भौतिकी के सिद्धांत के अनुप्रयुक्त होते हैं। और ऑप्शन नंबर बी क्वांटम बिट्स का प्रयोग सूचना इकाई के रूप में किया जाता है। क्वांटम कंप्यूटर एक तीव्र गति से उभरती कंप्यूटर टेक्निक है जो पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में बहुत जटिल समस्याओं को हल करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी के नियमों का उपयोग करती है। क्वांटम यांत्रिकी के नियमों पर आधारित कंप्यूटरों को हम क्वांटम कंप्यूटर कहते हैं। और उनके बारे में जो चीज सही है वो है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। ओजोन छिद्र की सर्वप्रथम खोज निम्न में से कहाँ हुई थी? अभी तक पूछा जाता था कि जो ओजोन होल है वो किसके द्वारा सबसे पहले पता लगाया गया था कि ओजोन होल है। अब कहाँ पे हुई थी ये पूछा गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र, भूमध्य रेखा, दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र या उष्ण कटिबंध क्षेत्र। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साउथ पोलर रीजन, दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र। सर्वप्रथम ओजोन छिद्र का पता वर्ष 1985 में अंटार्कटिका के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में चला था। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल का वे क्षेत्र है जो सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी यानी यूवी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है। यह पृथ्वी की सतह से 15 से 50 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। यह पृथ्वी पर जीवों, हानिकारक पराबैंगनी किरणों के बीच होने वाले संपर्क को रोकने के लिए एक अवरोध के रूप में काम करती है। फिर एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय एमएस वर्ड के बारे में एक क्वेश्चन है। कंप्यूटर एमएस वर्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित आपका क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि एमएस अवेलेबल इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लाइक वर्ड, कौन सी सुविधा एमएस वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में उपलब्ध होती है? फाइंड एंड रिप्लेस, मेल मर्ज, स्पेल चेक, ऑटोमेटिक recalculation. Which of the facilities are provided by MS Microsoft की तरफ से available in word processing software like Word? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी, यानी फाइंड एंड रिप्लेस। एमएस वर्ड इस्तेमाल करते हैं आप, ठीक है, ऑफिस, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, वहां पे आप फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में, मेल मर्ज कर सकते हैं और स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। फाइंड रिप्लेस, मेल मर्जिंग, वर्तनी चेक यानी स्पेल चेक हो गया, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। एमएस वर्ड आसान टेबल यानी तालिका निर्माण और उसका संपादन भी करता है, तालिका यानी टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है मैक से क्वेश्चन हमेशा आता है, मैक एड्रेस से संबंधित। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक का फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल। एड्रेस एक संख्या को इंगित करता है जो कि इंटरनेट पर किसी युक्ति की विशिष्ट रूप से पहचान करता है और ये सामान्यतः कितने बिट्स का होता है। या हम सिंपल सी बात करें कि ये इसके बारे में इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है और सिंपल सा पूछा है कि जो मैक एड्रेस है वो कितने बिट्स का होता है, मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है। और ये बताता है कि किसी युक्ति यानी डिवाइस की क्या पहचान है, कैसे उसको पहचानता है, कितने बिट्स का होता है ये मैक एड्रेस, जिसे हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल भी कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 48। मैक एड्रेस प्राथमिक उपयोग किसी दिए गए डिवाइस कंप्यूटर का भौतिक पता यानी फिजिकल एड्रेस सुनिश्चित करना है। मैक एड्रेस एक संख्या को इंगित करता है जो कि इंटरनेट पर किसी युक्ति की विशिष्ट रूप से पहचान करता है। इसकी संख्या सामान्यतः 64 या 48 बिट्स होती है, या तो 64 होगी या 48 होगी। मैक एड्रेस से जुड़ा ये आपको, ये नहीं है कि ये क्वेश्चन आ गया है तो दोबारा नहीं आएगा, डेफिनेटली आ सकता है। और कहाँ से आ सकता है? आपके ये जो एक्सप्लेनेशंस हैं इनसे क्वेश्चन बन जाएंगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िए,
ठीक है भाई, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। अगर आप आगे के क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट में यस टाइप करना है। यस टाइप करने के साथ वीडियो को एक लाइक और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स में, जिससे कि वो लोग भी ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको पढ़ सके। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी आपके क्वेश्चंस, कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और साथ ही इस पीडीएफ को आप हमारी वेबसाइट से कलेक्ट कर सकते हैं, और वेबसाइट की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। और बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।